अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में अदलिया का किरदार बड़ा अहम रहा है। मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ तनाज़ुर में पाकिस्तानी अदलिया ने एक अहम किरदार और कलीदी इक़दार अदा किया है। कभी हमने इन्हें अवाम के साथ देखा और कभी हमने इन्हें मुख्तलिफ अदवार में जो फ़ौजी हुकूमतें थी उनके साथ भी खड़े देखा। लेकिन वाज़े तौर पर 2007 और 8 के बाद एक पाकिस्तान में जो मूवमेंट चली, उस मूवमेंट के बाद पाकिस्तानी अदलिया है, उसका एक सिलसिला अवाम के साथ ज़रूर जुड़ा रहा, जहाँ पे अदलिया ने बहुत ज़्यादा स्पेस गेन की। इस पे काफ़ी दो आरा हैं कि वो जो स्पेस उसने गेन की, वो उसकी राइटफुल थी, ये उसकी हक था, या एक राय ये भी है कि उसने अपनी हद से तजावुज़ किया। लेकिन एक बात ज़रूर है और जिस पे सारे लोग मुत्तफ़िक हैं कि अदलिया का वो स्पेस गेन करके अदलिया का वक़ार भी बुलंद हुआ और अवाम को एक बहुत बड़ी रिलीफ़, जहाँ पे जो रियासती इदारे इंतज़ामिया अपनी हदूद से तजावुज़ करते हैं और आइन से बढ़कर, आइन से हटकर कोई काम करते थे, तो अदलिया उसकी राह में रुकावट होती थी और अवाम के फंडामेंटल राइट्स, चाहे उनका आज़ादी राय हो, चाहे उनका आज़ादी का हक हो या उनका राइट टू लाइफ हो, उनका बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ अदलिया करती थी। पिछले 1 डेढ़ साल में हमने देखा है कि अदलिया का ये सिलसिला जो 2007-8 के बाद शुरू हुआ था, ये एकदम से तब्दील हो गया और इस तब्दील हुए हुए सिस्टम ने जो रियासत का एक नया ढांचा बनकर हमारे सामने आया था, उसको काफ़ी हद तक मुतासिर किया। आज अवाम ये सोच रही है कि ये वो अदलिया जिसके लिए हमने कोड़े और डंडे खाए और इन्हें दोबारा अपनी जगह पे इंस्टॉल किया, आज उसी अदलिया ने हमें रियासत के हाथ डंडे और कोड़े खाने के लिए फिर से छोड़ दिया है और हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वो ऐसे नहीं कर रही है जैसे आइन के तहत उसको करना चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है, ये राय गलत है या सही है, ये तो मुख्तलिफ वाक़यात और केसेस हमारे सामने जो आते हैं उनसे पता चलता है। इसी सिलसिले में जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया था कन्वर्सेशन का, बातचीत का, उसमें आज मैंने दावत दी है अपने साथ पाकिस्तान के एक लाहौर से बड़े उभरते हुए वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी प्रैक्टिस करते हैं, इंसानी हकूक़ के केसेस भी करते हैं। इमरान खान साहब की भी मुख्तलिफ केसेस में वकील रहे हैं और अभी भी हैं। ये हैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब, और ये रेगुलरली कॉलम भी लिखते हैं और लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, बार की पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ये बातचीत 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक हिस्से में तो हम बात करेंगे अदलिया की और अदलिया के वक़ार की और इस चीज़ पे भी नज़र डालेंगे कि क्या आने वाले दिनों में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा वो कुछ डिलीवर कर पाएँगे जो उनसे तवक्कुआत हैं या नहीं, और उसके साथ-साथ ये भी बहस करेंगे कि जस्टिस बंदयाल की लेगेसी क्या रही? क्या वो एक अच्छे चीफ़ जस्टिस साबित हुए या नहीं साबित हुए? और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ख़ालिसतन इमरान खान साहब के जो लीगल केसेस उनके ऊपर बनाए गए हैं, वो किस हद तक लीगल हैं, उस पे भी बात करेंगे। तो चलें आज अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी से। जी, अबू ज़र, वेलकम टू द शो। बल्कि रादर थैंक यू। कन्वर्सेशन शो तो इसको कहना मेरे ख़्याल है मेरी तरफ से ज़्यादती है। तो हम स्ट्रेट शुरू करते हैं। आज आप मुझे अभी प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि यू जस्ट कमिंग फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट, जहाँ पे वकला की कोई कॉन्फ्रेंस हुई, कोई इकट्ठ हुआ और वहाँ पे काफ़ी धुआंधार तकरीरें भी हुई मिलिट्री कोर्ट्स को लेके, लॉयर्स का और बार्स का बड़ा एक सीरियस कंसर्न है। सो कैन यू टेल अस व्हाट, क्या कंसर्न क्या है, क्यों आप फौजी अदालतों के इतने खिलाफ हैं और फौजी अदालतों से क्या एतराज़ात हैं आपको? देखिए, बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में 11 बजे से लेके भी 2-3 बजे तक कॉन्फ्रेंस थी, काइंड ऑफ वर्कशॉप थी जिसमें कोई लगभग 200 से 250-300 वकला ने शिरकत की। उसमें काफी स्पीकर्स भी थे, लाहौर हाई कोर्ट बार के वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उसके अलावा जो हमारे आबिद साकी साहब हो गए नामी गिरामी जो लॉयर्स हैं, वो भी उन्होंने भी शिरकत की। उसका मकसद ये था, वो तो थी रूल ऑफ लॉ एंड मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर थी, जो हमारी जो पूरी उसका जो थीम था, सेंट्रल आइडिया था। और उसका मकसद ये था, देखिए आपको पता है, आप खुद भी लॉयर हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो लीगल हिस्ट्री है उसमें लॉयर्स की जो स्ट्रगल है अगेंस्ट नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, वो थ्रू आउट बड़ी प्रोमिनेंट है, एग्जिस्ट करती है, हमने देखा है।
लॉयर्स मूवमेंट से स्टार्ट कर लें, उसके अलावा पीछे भी अगर आप जाएं थोड़ा सा हिस्ट्री में, तो हमेशा उन्होंने एक रोल प्ले किया है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स सिविलियन सुप्रीमेसी और टुवर्ड्स रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स. अब देखें, एज ए लॉयर आपने भी पाकिस्तान का आइन पढ़ा हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ है. जो हमारा रियासत है उसके 3 सतून है, एक हमारी अदलिया है, एक हमारा एग्जीक्यूटिव है और एक हमारी पार्लियामेंट है. अब अदलिया का काम होता है एग्जीक्यूटिव और जो आपके इंडिविजुअल लोग हैं जो एक्यूज्ड हैं, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड के दरमियान फैसला करना. अब मिलिट्री कोर्ट का सबसे बड़ा जो इशू ये है कि मेरी नजर में इस मुल्क के आइन में आर्टिकल 10A जो है राइट टू फेयर ट्रायल है, अगर वो हमें वो देता है राइट टू फेयर टू ट्रायल फ्रॉम द जुडिशरी. अब मिलिट्री कोर्ट में होता है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो खुद ही जुडिशरी का रोल जो है यूजर्व कर लेती है, और क्योंकि उसमें प्रोसिक्यूशन जो कर रहा है फैसला भी वही कर रहा है. तो इस वजह से हमारा मानना ये है कि आर्टिकल 10A जो आपका बुनियादी हकूक में से सबसे प्रोमिनेंट फंडामेंटल राइट है, उसकी वायलेशन. और आपका आर्टिकल 175 जो है उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव जो होगा वो जुडिशरी से अलहदा होगा. उसका मकसद भी यही था कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई एक्सेस करता है, कोई अपनी पावर से बियॉन्ड काम करता है, तो उसके एक्शंस को न्यूट्रल आर्बिट्रल तरीके से जज करने की जो कैपेसिटी है वो जुडिशरी के पास है. इस वजह से मिलिट्री कोर्ट में आपको रोकना चाहूंगा बिकॉज आई थिंक दिस इज वेयर माय नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन कि इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अवाम ये समझती है कि अदलिया इस वक्त, देखिए इसके दो हिस्से हैं. एक तो ये कि लोग ये समझते हैं कि अदलिया इस वक्त वो वाला फ़हाल किरदार अदा नहीं कर रही जो उनके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए आइन के मुताबिक कर सकती है या माजी में करती रही है. क्योंकि पाकिस्तान की अवाम करंटली इस वक्त इस एनवायरनमेंट में ये समझती है कि 2007 के बाद पाकिस्तान की जो सुपीरियर अदलिया है उसको री इंस्टॉल और री असर्ट कराने में अवाम का बड़ा हाथ है. क्योंकि एक तहरीक चली थी, जुडिशल मूवमेंट चली थी, जिसके बाद लॉयर्स ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तमाम जजेस और उसके बाद ये तमाम जो रियासत की एक्सेसेस जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके खिलाफ एक अदलिया प्रोटेक्टर बन के निकली और अवाम का बड़ा फेथ था. लेकिन पिछले तकरीबन हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि एक तो ये है कि अदलिया वापस से सबडू होती नजर आ रही है, और सेकेंडली जो फंडामेंटल राइट्स अवाम के हैं, चाहे वो 184 में हो सुप्रीम कोर्ट के सामने या 199 में हो हाई कोर्ट्स के सामने, वो इतना फहाल नहीं है. और उसमें फिर दो मामलात आ जाते हैं. मैं चाहता हूं कि आप व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, बिकॉज वन इज कि जहां पे अदलिया जो है वो अपने काम से जो है वो कन्नी कतरा रही है, और दूसरा वो जहां वो फैसले दे भी देते हैं तो फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए शहजाद साहब, अदलिया के मेरी नजर में हमारे आइन में और मुल्क के कानून में 2 फंक्शन हैं. एक तो ये फंक्शन है कि 2 बंदों के दरमियान एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के दरमियान में सालिस का जो रोल है उसने अदा करना है. लेकिन मेरी नजर में जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका फंक्शन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो है बीइंग द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. जो बुनियादी हकूक हैं हमारे, उनका जामिन होना. ये सुप्रीम कोर्ट का स्पेशली और हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी कहते हैं, आर्टिकल 199 हो या 184(3) हो, उसमें उनकी बेसिक ड्यूटी है. उनका राइट नहीं है, उनका फर्ज है, ऑब्लिगेशन है, उन्हें करना है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस तरह आपने देखा है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो इशू होते हैं, एमपीओज इशू कर रहे हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर, जिनको एमपीओज कहते हैं, एक जज ने आपको बता दिया कि इस अब्यूज को किस तरह रोका जा सकता है, और उनका नाम है जस्टिस बाबर सत्तार. लेकिन अगर यही रवैया, देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स. हम जुडिशरी से कन्वेंशनल रोल नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बैठे और देखें जी जिस तरह कन्वेंशन तरीके से जुडिशरी काम करती है. आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने थे, क्योंकि ये बुनियादी हकूक की बात है. इस वजह से जुडिशरी का जो रोल है, मेरे ख्याल से ये जितने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में, इसमें जुडिशरी का शायद एक्टिव रोल ना हो, लेकिन एटलीस्ट जुडिशरी का जो कंप्लेसेंट एटीट्यूड है, इसको इग्नोर करना या उस पर एक्शन ना लेना, तो वो फिर उनकी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस उसमें आ जाती है मेरी नजर में. तो दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. जस्टिस अमजद रफीक ने हमें बताया कि जज के पास क्या पावर है. बाबर सत्तार साहब ने बताया. तो क्या बाकी जजेस के पास वही पावर नहीं है कानून में और इस मुल्क के आइन के अंदर? डू यू थिंक कि जो जजेस इस वक्त हैं दे आर डिवाइडेड, दे
ایک دو انڈیویجول ججز تو ہیں جو بڑا اسٹرانگلی اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں اور آن پرنسپل کر رہے ہیں. جیسے بابر ستار صاحب کو لے لیجئے, ان کو کبھی پی ٹی آئی کا کوئی پرو وکیل نہیں سمجھا جاتا, بلکہ پی ٹی آئی والے تو ان کے خلاف سمجھیں کہ وہ ایک رکھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے خلاف ہیں. لیکن جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی بات آئی, بابر ستار کے فیصلے بڑے, دے اسپیک ویری لاؤڈر. اب ایشو یہ ہے کہ کیا, بیکاز پرابلم یہ ہے کہ جو ججز ایز اے ہول باڈی, ایز کورٹس لائک ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ, وہاں سے ایک یونائٹڈ آواز نہیں آ رہی ہے. انڈیویجول ججز کے فیصلے ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. چیف جسٹسز آف ویریس ہائی کورٹس اینڈ the سپریم کورٹ appears to be weaker in implementation of their judgments. تو یہ کیا this is part of the problem or what it is? دیکھیں, آپ کے جو سوال ہے نا, اس کے اندر ہی آپ کا جواب ہے. میں نے جتنا جوڈیشری کو آبزرو کیا, کافی کلوزلی کیا ہے اپنے لائف میں. جوڈیشری جو ہوتی ہے, ججز اسپیشلی جو ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کے, وہ ہمیشہ اپنے جو ان کا چیف ہوتا ہے اس کو دیکھ کے نارملی چلتے ہیں. مطلب ان کے رویے کو, ان کے ایٹیٹیوڈ کو, ان کے ٹیمپرامنٹ کو, ان کا جو ایک نو بلشٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایک جج کا, اس کو دیکھ کے وہ چلتے ہیں آگے. کیونکہ اس میں اب اگر آپ دیکھیں, میری نظر میں جسٹس بندیال صاحب جو ہمارے جانے والے چیف جسٹس ہیں, بڑے اچھے قابل جج, لیکن میرے خیال سے ان کا جو رویہ تھا, جو ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز وائلیشن آف دا فنڈامنٹل رائٹس, وہ بہت لینینٹ تھا. اگر چیف جسٹس صاحب اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیتے شروع میں, اور اس پہ بالکل کمپرومائز نہ ہوتا اس ایشو کے اوپر ایز فار ایز فنڈامنٹل رائٹس آف دا پبلک. ہم عمران خان صاحب کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں کر رہے, نہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اس میں the whole public is involved. اس میں بہت لوگ ایسے بھی ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے, they are also suffering. اس وجہ سے میرے خیال سے جو leniency تھی from the top, from the Chief Justice of Pakistan, that has indirectly or directly played a role, جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشری کو بھی بہت لینینٹ لیا گیا ہے. ان کے جو ججز ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے, ان کے آرڈرز کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر یا ایک پولیس کا ایس پی جو ہے, he is superior to the high court judge پاکستان میں. جس طرح آرڈر وائلیٹ ہوتا ہے, آپ ان کو ریلیز کرتے ہیں, وہ اگلے کسی اور مقدمے کو اٹھا کے لے آتے ہیں, پھر ریلیز کرتے ہیں کسی اور مقدمے کو اٹھا کے لے آتے ہیں. سو دس میڈنس ہیز ٹو اسٹاپ, اینڈ ہاؤ اٹ کین اسٹاپ, تھرو این ایکٹیو رول, اگریسو رول آف دا ہائی کورٹ جج. ادروائز یہ نہیں رکے گا. اور دیکھیں, جوڈیشری کام کرتی ہے عوام کے اعتماد پہ. جو ستون ہے ہمارا, تیسرا سب سے امپورٹنٹ, بلکہ سب سے پہلا امپورٹنٹ ستون ہی آپ کا یہی ہے, آپ کی ریاست کا. اگر وہ اعتماد کھو جائے تو آپ کا جوڈیشل سسٹم میری نظر میں ایٹ اٹس بیسٹ ہے جو آپ کا نا, وہ irrelevant ہو چکا ہے. اور ایٹ اٹس ورسٹ جو ہے وہ آپ کا اوپریسو مجھے لگ رہا ہے. کہ جو بندہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو اس وقت اسٹیٹ کی ایکسیس فیس کر رہا ہے, اس کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ اسٹیٹ اگر ایکسیس کرتی, اسٹیٹ جاتی کرتی پوری دنیا میں, کہ آپ جج کے پاس جائیں اور اس ایکشن کو ایویلویٹ کروائیں. جوڈیشل ریویو ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا, آپ نے چیک کرنے کا یہ قانون کے مطابق کام کیا کہ نہیں کیا. ایک تو جج یہاں پہ آرڈر پہلے بڑی مشکل سے کرتا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے, اگر آئینی کہہ بھی دیا پھر اس آرڈر کو امپلیمنٹ آپ نہیں کروا سکتے. تو یہ سٹارٹ شہزادی آخری بات کروں گا, جس دن 14 مئی کا جو الیکشن والا آرڈر سپریم کورٹ کا وائلیٹ ہوا ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی میری نظر میں وائلیشن ایک مذاق بن گئی اور بڑا آسان کام ہو گیا. اگر اس پہ سپریم کورٹ سخت ایکشن لیتی, کنٹیمپٹ یا آرٹیکل 6 کی کاروائی کرتی 14 مئی والے کیس میں, تو اس وقت ہائی کورٹ کے آرڈر بھی اس طرح فلاؤٹ نہ ہو رہے ہوتے, اس طرح مذاق نہ اڑایا جا رہا. So if I sum it up in your words, Abu Zar, the legacy of Justice Bandial, Chief Justice Bandial, وہ یہی رہی کہ ان کی جو چیف جسٹسز کا دور تھا, اس میں جوڈیشری یا جوڈیشل ڈکریز جو ہیں وہ کمزور ہو گئی, اور وہ جو سپیس انہوں نے افتخار چودھری کے زمانے سے گین کی تھی, وہ سپیس they have lost that space to the executive, because ان کے اگر جوڈیشری اپنے فیصلوں پہ خود عمل درآمد نہیں کراتی, کیونکہ اگر آپ یاد کریں, for example, personally, I have a lot of things, I criticize a lot of things Iftikhar Chaudhry also did, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو جوڈیشل فیصلے تھے ان کی امپلیمنٹیشن کرا کے بھی he established the judiciary, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اگر میرا ایز اے سٹیزن فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو میں کہاں جاؤں گا. اگر میرا چیف جسٹس یہ کہے کہ جی اب میں فیصلے کے لیے اس کو امپلیمنٹ تو نہیں کرا سکتا, ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں, تو وہ ایک بڑے پائس آدمی تو ہو سکتے ہیں, بٹ ہی از ناٹ اے گڈ ایڈمنسٹریٹو جج. تو اس لیے اب جسٹس بندیال کے دس برنگز می ٹو another question, جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے جب وہ چیف جسٹس تھے,
تو अब उनकी लेगेसी में यही आएगा कि यंग वकला हैं जैसे अब हसान न्याजी हैं, ही हैज़ बीन पिक्ड अप न्यूमरसली ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अभी रिसेंटली भी, और अब उनके बारे में ये बात गुज़श्ता है कि शायद उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जा रहा है, एंड दिस ऑल इज़ हैपनिंग अंडर वॉच ऑफ जस्टिस बंदयाल। जी बिल्कुल, देखें आपने बिल्कुल इसकी जो सिनॉप्सिस दी है ना, जो एग्जीक्यूटिव से स्पेस वापस ली थी राइटफुली, जो उनकी एग्जिस्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट की या हमारी जुडिशरी की, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता वापस एग्जीक्यूटिव की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव का जो इदारा है वो जुडिशरी से ऊपर है। शायद हमने तो यही पढ़ा है आइन में कि जुडिशरी ने चेक करना है एग्जीक्यूटिव को, लेकिन यहाँ पे तो ये लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक कर रही है, बल्कि चेकमेट कर रही है यहाँ पे। तो इस वजह से देखें इसमें एक मैं शिदात साहब आपको बात बताऊं कि देखें कार्ल मार्क्स को अगर आप पढ़े ना, या आप जुल्फिकार अली भुट्टो को पढ़े, इवन इमरान खान साहब को भी पढ़े, either they have very strong admirers or they have strong haters। आपके यार लोग बहुत सख्त नफरत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बहुत फैंस होते हैं, यही बड़े आदमी की निशानी होती है। मेरे नजर में बंदियाल साहब का जो रवैया था वो था कि एवरीवन शुड बी हैप्पी फ्रॉम। तो अगर आप इस बेसिस पे अपना चीफ जजशिप गुजारें कि सब खुश हों, मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करे, तो एट द एंड ऑफ द डे सब आपके खिलाफ बात करते हैं। तो इस वजह से आपसे लोग नाराज क्यों होंगे? आपका काम था आइन पे चलना, कानून पे चलना और बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट करना। बेशक आपको लोग क्रिटिसाइज करें, बेशक आपके लोग खिलाफ बात भी करें, लेकिन एंड ऑफ द डे जो आपको मौरख जज करेगा, हिस्ट्री जज करेगा, वो इन्हीं चीजों से करेगा। आपने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव को एक जुडिशियल ऑर्गन किस तरह करके दिखाई, क्या एक वीक जुडिशियल ऑर्गन दिखाई या एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल ऑर्गन दिखाई? तो इस वजह से मेरी नजर में बड़े अच्छे जज हैं, बड़ी मैं उनको इज्जत करता हूँ, लेकिन एज अ चीफ जस्टिस उनका टेन्योर जो था वो फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है उसको याद रखा जाएगा, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स का, सबका जो लीनियंट एटीट्यूड था, एक्सेप्शन है 2-3 जजेस की, उसके अलावा अच्छी नजर में, अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। चलें, ये तो होगी इनकी लेगेसी, और मेरे ख्याल है 8-10 दिन ही रह गए जस्टिस बंदियाल के। नाउ वी हैव टू लुक टुवर्ड्स फ्यूचर, बिकॉज ऑप्टिमिस्ट होना इस माहौल में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि माहौल पहले ही बड़ा बुरा है। आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं, काजी फैज ईसा, उनकी अगर आप प्रोफाइलिंग करें तो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रो राइट, यानी कि जो इंसानी हकूक के ऊपर आवाज़ उठाने वाले ही जज समझे जाते हैं। और इफ्तिखार चौधरी साहब के भी बड़े करीबी थे, बिकॉज चौधरी साहब ही के ज़माने में उनको डायरेक्टली सुप्रीम बलोचिस्तान हाई कोर्ट पे एलिवेट करके एज चीफ जस्टिस लाया गया। अब उस पे, इससे पहले कि मैं उस पर चलूँ, एक इसमें पॉलिटिकल नोयत का भी सवाल है कि डोंट यू थिंक कि उनकी जो चीफ जस्टिसशिप है, आई थिंक 14 या 18 माह की होनी है, उसमें उसको अंडरमाइन कर दिया गया है कि एक सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो ऑलरेडी उनको ऐसे पेश कर रही है कि जैसे काजी साहब आएंगे तो वो उनके जज होंगे। तो इन योर व्यू बार में क्या है, इज ही गोइंग टू बी ए पीएमएलएन चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? नहीं, देखिए अभी तो जब तक उन्होंने एज अ चीफ जस्टिस रिज्यूम नहीं किया और उन्होंने कुछ एक्शंस नहीं लिए, ऑर्डर्स पास नहीं किए, तो हम तो उनको जज नहीं कर सकते कि वो कैसे जज होंगे। लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखूं मैं उनका, तो एक चीज तो मैंने देखी है कि एग्जीक्यूटिव को उनको खींचना भी आता है, एग्जीक्यूटिव को के आगे अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाना भी आता है। ये एज अ चीफ जस्टिस उनका बलोचिस्तान हाई कोर्ट का आप टेन्योर भी देख लें, एज अ जज सुप्रीम कोर्ट भी देख लें, आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं बहुत चीजों पे, लेकिन एज अ जज ही इज वेरी स्ट्रांग, he is mentally strong and he knows how to get his orders implemented and also hold the executive accountable in case there is a violation of a court order. So he will be a very strong judge. ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, उनको लॉ भी आता है, मेंटली भी स्ट्रांग है, ही इज गुड, मतलब आई हैव गुड होप्स के ही विल बी अ गुड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ये जो एक जी तासुर दिया जाता है कि जी फलाना जज प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, फलाना एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है या एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि वो मेरे ख्याल से रूल ऑफ लॉ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला इशू है और बाकी जितने इश्यूज हैं जहाँ ये फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, इस पे बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब काजी फैज साहब चीफ जस्टिस होंगे। अब जहां तक पीएमएलएन की बात है, देखें अगर आप उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें पीएमएलएन थ्रू आउट, तो उनको हमेशा वो बहुत तारीफ करते हैं, बल्कि उनके फैन हो जाते हैं ऐसे जजेस के जो उनको आउट ऑफ द वे जाके फेवर देते रहे, और फिर उनको उन्होंने उसके बाद नवाजा भी, आपने देख लिया। हम जजेस का मैं नाम ही लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे जजेस हैं जिनको उन्होंने
अच्छी अच्छी पोस्ट थी, उसके बाद जो उनके क्लोज रहे हैं, और फिर कुछ स्कैंडल्स भी आए हैं, ऑडियो लीक्स भी हुई हैं, सारा कुछ आपने सुना, उनकी सारी चीजें देखी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गलत एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल. He stands with the rule of law, with the civilian supremacy, fundamental rights. तो मेरे ख्याल से PMLN को ये लग रहा है कि उनको स्पेशल फेवर मिलेगी या कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आ रही है, जिस तरह सेल नहीं आती वो ब्लैक फ्राइडे की, या अक्टूबर के बाद या सितंबर के बाद कुछ ऑफर आएगी. आई डोंट थिंक सो. मेरी नजर में आई हैव हाई होप्स. फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए. हाँ बिल्कुल, अगर आपको इनको लगता है PMLN के साथ कुछ केसेस में ज्यादती हुई है या उनको जहाँ पे रिलीफ मिलना चाहिए तो बिल्कुल उनको मिले. आई हैव नो ऑब्जेक्शन. बिल्कुल उनको अच्छा ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सारा कुछ होनी चाहिए एज पर लॉ जो भी है. लेकिन स्पेशल फेवर्स अगर ये समझ रहे हैं इनको मिलेगी, तो मेरी नजर में आई डोंट सी एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. आई थिंक इट विल बी अ स्ट्रांग सुप्रीम कोर्ट, इट विल बी अ बेटर सुप्रीम कोर्ट. मेरी ये होप्स में है और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट. लेकिन ये जब वो आएंगे तो पहले 1-2 महीने में आपको पता लग जाएगा वेयर द सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड. बिल्कुल अबू सर, आई देखिए थिंक आपको एक चीज देख लें, आपको वो याद होगी 21वीं आईनी तरमीम की जजमेंट्स जो थी, जो मिलिट्री कोर्ट्स पे लिखी थी, हमारे सारे जजेस ने बड़े बड़े नोट्स लिखे थे. फिर अजमत सईद साहब की मेन जजमेंट थी, उस पे कादी फाइजा साहब का नोट पढ़ने वाला है. तो वो नोट अगर मैं पढ़ूं, उस वक्त तो आइन की तरमीम के बाद आपने बनाए थे ना मिलिट्री कोर्ट्स, लेकिन अगर अब तो आइन की तरमीम भी नहीं है, तो मैं अगर नोट पढ़ूं तो मुझे नहीं नजर आता कि वो मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस ट्राई हो रहे हैं उसके अंदर बर्दाश्त करेंगे. मेरे ख्याल से मेरी अपनी रीडिंग ये है कि दिस होल जो एडवेंचर है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन को आप ट्राई करें, ये सब स्ट्राइक डाउन होगा. तो ये बड़ा अबू सर, इट्स वेरी रेलेवेंट कि आपने जो जस्टिस काजी फायजीसा का ओपिनियन था अबाउट मिलिट्री कोर्ट्स उसको हाईलाइट किया. इसी तरह से मुझे अचानक याद आ गया कि काजी साहब का ओपिनियन ऑन होल्डिंग इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो भी जब पंजाब की बलदियाती इलेक्शंस का मामला था, शायद 2000 वो भी 20 और 21 का है, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थी उनकी इस इशू के ऊपर भी. सो अब जब वो चीफ जस्टिस के तौर पे आते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट ही वुड फेस इज द इलेक्शंस विद इन 90 डेज, बिकॉज अब सुप्रीम कोर्ट जो हमारी बार एसोसिएशंस हैं वो तमाम इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हो चुकी हैं. पहले मेरे ख्याल में सियासी तफरीक थी, आप भी जानते हैं उसको, लेकिन अब तो तकरीबन सारे मुत्तफिक हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए. आइन की भी यही मंशा है, कोई गुंजाइश नहीं है. पंजाब में जहाँ पे ऑलरेडी इस वक्त एक गवर्नमेंट बैठी हुई है जो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, निगरान हुकूमत, तो वहाँ पे भी इलेक्शन का फैसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का पड़ा हुआ है. तो अब ये जो सारा मामला है, दिस इज गोइंग टू बी, ये जो लेगेसी थी, आई थिंक नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज जजमेंट्स जस्टिस बंदयाल की, और indecisive, I would say, in few cases, that legacy will become a big question mark for Justice Qazi Faiz Issa, because once he comes in, अब सुप्रीम कोर्ट बार भी जा रही है, बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी शायद जा रही है, सारे ही जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इलेक्शन के लिए. और आप देखेंगे आने वाले दिनों में, अब ये मेरा पॉलिटिकल तजरिया है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल PMLN वो भी जाएंगे कि 90 दिन में इलेक्शन हो. So this, don't you think this is going to be a bigger challenge for Justice Qazi Faiz Issa? और इस पे मैं अगर एक और भी ऐड कर दूं, 2-3 और भी चैलेंजेस हैं. मिसिंग पर्सन का केस, मिसिंग पर्सन के न्यूमरस केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के सामने पेंडिंग है. उसमें भी 2 तरह के केसेस हैं. एक केसेस हैं जो कि बलोच मिसिंग पर्सन, बड़ा पुराना मामला है, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं, जो रीसेंट फिनोमेना नजर आया है, जिसमें इमरान रियाज खान है, अभी उसमें मशवानी, अजहर मशवानी का भाई है, और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मिसिंग हैं. So what do you think is going to be his reaction? Because he can just push everything under the carpet, or can just be very out and about all these issues. देखिए, मैं अगर लिस्ट डाउन करूँ ना, काजी साहब का टेन्योर इतना लंबा नहीं है, इट्स 11 मंथ्स, ठीक है. उसके अंदर अगर उनको जज किया जाएगा हिस्ट्री में, वो 3 इश्यूज पे किया जाएगा. पहला इशू तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट वाला ट्रायल, if it is declared unconstitutional in his tenure, I am sure he will be part of the bench. तो अपना हिस्ट्री में वो बहुत बड़ा नाम बिल्कुल रख के जाएंगे. और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होता है तो फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, बिल्कुल लेगेसी पे आएगा. और दूसरा जो एक और बड़ा इशू है, दैट इज 90 डेज इलेक्शन नेशनल असेंबली के, वो डिले ना, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट है, ये नॉन अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, नॉन रिप्रेजेंटेबल गवर्नमेंट है, इनका पास मैंडेट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. अगर ये करेंगे रूल तो आइन हमारा मौतल रहेगा. तो मेरी नजर में, लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन है, मेरी नजर में आर्टिकल 6 बनता है इसके ऊपर. अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, खैर, he has to ensure that elections are held in timely manner and free and fair manner. ये 3 conditions है.
he being the guardian of the fundamental rights, उन पे ड्यूटी होगी. तो तीसरा मिसिंग पर्सन्स का बिल्कुल, मैं तो देखें अभी हसान नियाजी जो है, मैं तो उनको भी मिसिंग पर्सन कहूंगा, क्योंकि हमें उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता, फैमिली को कोई एक्सेस भी नहीं है, ना किसी लॉयर ने उनको रिप्रेजेंट किया है, बस हाई कोर्ट में एक बयान आया कि जिनको मिलिट्री कोर्ट उनका ट्रायल होगा, नो वन नोज वेयर ही इज. So you're saying that no one has met Hassan Niazi since he has been arrested or yes, no one knows from where he was arrested, who met him, no idea. बस इतना कोर्ट में पहले तो कहा कि पुलिस के पास है, फिर आके कहा कि जी वो मिलिट्री कोर्ट में दे दिया हमने ट्रायल. अबूजर जो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है, हसान अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. और ये कितने दिन हो चुके हैं? आई थिंक अब तो वो मेरे ख्याल से उसको अब हो गए 14 तारीख को मेरे ख्याल से उसको अगवा किया गया. मैं अरेस्ट का वर्ड खुद नहीं यूज कर रहा, मैं अगवा का यूज कर रहा हूँ. अरेस्ट तब होता है जब आप कोर्ट में प्रोड्यूस. 14 अगस्त को योम आज़ादी पाकिस्तान वाले दिन उसको अगवा किया गया, रियासती अदारों ने उठा लिया. आज हम जब बात कर रहे हैं तो इत्तेफाक से 6 सितंबर है, यानी कि योम दिफा है. तो योम आज़ादी से लेके योम दिफा तक हसान नियाजी एक एडवोकेट है, वकील है, इंसानी हकूक के भी केसेस करता है. उसका कोई वेयर अबाउट कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया. और अगर आप ब्रादरीज़म पे जाएं तो ये मेरे ख्याल है जुडिशरी के लिए ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि चले आम शहरियों को तो छोड़ दें, ये तो आपका अपना लीगल फ्रेटर्निटी है. अगर लीगल फ्रेटर्निटी नहीं, उसके साथ साथ शहजाद साहब एडवोकेट हैदर मजीद, वो आपको याद होगा, बड़ा एक्टिव ISF का भी लॉयर है. he has also been abducted. उसका तो पता भी नहीं है कहाँ पे, मतलब हमें इतना पता है उसको भी उसके साथ ही उठाया गया और उसके भी हमें वेयर अबाउट्स का नहीं पता. खैर हम मेन टॉपिक पे आते हैं. तो इमरान रियाज का केस, इवन मेरा आपका दोस्त अरशद शरीफ का जो है इशू, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, लेकिन उस पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई. कुछ सवाल फ्रेम किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उनके जवाब नहीं दिए फेडरेशन ने. तो और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी नहीं देखा अरशद शरीफ वाले मामले में कि वो जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, उस इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी और उन बेचारों ने रिपोर्ट में बड़ा छुप के कुछ 4 सच बातें लिख दी हैं. तो वो सुनने में आ रहा है कि इंक्वायरी की जो कमेटी थी वो भी इस वक्त ज़ेर-ए-ताब है. तो वो बेचारे भी मारे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से. बना दिए गए हैं जो बड़े अच्छे पुलिस के ऑफिसर्स थे. मैं तो खुद परेशान था कि इतने अच्छे ऑफिसर्स इन्होंने बना कैसे दिए कमेटी का मेंबर. तो उन्होंने रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाई है, बिल्कुल. वो ही मैं आपको कह रहा था. तो कुछ चैलेंजेस हैं काजी साहब के लिए, और अगर वो इन चैलेंजेस को पार कर जाते हैं अपने टेन्योर में, मेरे ख्याल से ही विल बी द ग्रेटेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. जिस तरह का माहौल है इस मुल्क में, तो ही हैज टू, अगर उन्हें अपनी लेगेसी बनानी है. बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेकिन चैलेंजेस उनके पास ये 3-4 है उनके सामने, और अगर ओवरकम कर जाते हैं तो देयर विल बी अ लेगेसी व्हिच विल नॉट बी फॉरगॉटन फॉर लॉन्ग. सो वी विल हैव a very golden chapter in the judicial history of Pakistan if these things happen. चलें, आई होप कि आपकी जो उम्मीदें हैं काजी साहब के बारे में वो पूरी हों, बिकॉज आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान नीड्स डेस्परेटली एक ऐसा चीफ जस्टिस जो अपनी स्पेस वापस ले, और इदारे जो हैं वो अपनी जो आईनी उनकी हदूद हैं उसके अंदर वापस जाएं, और इस चीज़ का जो एम्पायर या रेफरी है वो कानून और आइन के मुताबिक तो चीफ जस्टिस ही है या अदालतें हैं. देखिए एक चीज देख लें, अब जितने हमारे पास में चीफ जस्टिस गुजरे हैं ना इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद, दे इनहेरिटेड अ वेरी स्ट्रांग सुप्रीम कोर्ट. लेकिन काजी साहब इज इनहेरिटिंग अ वेरी वीक सुप्रीम कोर्ट अंडर वेरी ट्राइंग टाइम्स. हाई कोर्ट सिस्टम हमारे साथ. तो दैट मींस के ही हैज टू अपहोल्ड द होल पैरामीटर, सारी चीजें ऊपर लेके जानी है. तो ही हैज बिग चैलेंजेस. आई एम श्योर, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि कुछ होगा, समथिंग पॉजिटिव. लेट्स सी. I also hope कि something positive happens, because I think इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को जो चीज़ चाहिए वो सबसे ज़्यादा यही पॉजिटिविटी चाहिए, जहाँ सबसे पहले उनके बुनियादी हकूक़ का तो तहफ़्फ़ुज़ हो सके और कुछ जहाँ पे सेमलेस एक रियासत की नज़र आए, क्योंकि इस वक्त रियासत का एक कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है. बिकॉज रियासत के इदारे जो हैं वो अपनी हर कोई वो स्पेस से बढ़ चुका है और कोई इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर नहीं है सिचुएशन का. सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया ना जी, खत्म हो गया. जो इमरानी मुआहदा होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि रियासत का एक सतून काम नहीं कर रहा अपना. उसने जो चेक करना था एग्जीक्यूटिव को, वो इस वक्त अपना काम नहीं कर रहा. तो दैट मींस रियासत का कॉन्सेप्ट है मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करना. रियासत तभी बनती है ना, यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यही है कि मेरे राइट्स प्रोटेक्ट करनी है. वो लॉ ऑफ जंगल से लेके हमने रूल ऑफ लॉ पे आना है, जो ट्रेवल करना है, उसका आखिरी मकसद यही था, मेरा राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी
اور میرا رائٹ ٹو لبرٹی پروٹیکٹ کرنا ہے ریاست میں, تو وہ پروٹیکٹ کرنے والا ہمارا انسٹرومنٹ ہی ویک ہو گیا, بلکہ irrelevant ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے سوشل کانٹریکٹ ان کوشچن آ گیا آپ کا, جو ہمارا پورا ایک ریاست کا ایک کانسیپٹ ہے. بالکل, اینڈ دس از ایکچولی ویری انفارچونیٹ کہ ابھی ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے اس چیز کو واپس بحال کیا جائے.